हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस एजुकेशनल चैनल एम आई एस बाय ईशु शर्मा पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं या उच्च न्यायालय भी कह सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, हम जानने वाले हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, किस अधिनियम के तहत हुई थी, तथा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं या मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है था, जो कार्यकाल होता है इनका वो कितना होता है, इनकी शपथ, वेतन और भत्तों से रिलेटेड जानकारी भी हम आज की क्लास में प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा 26 जनवरी 1950 में। कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। और अगर पूछा जाए किस अधिनियम के द्वारा, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। अब अगर हम देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे संविधान के किस भाग में सुप्रीम कोर्ट का हमें उल्लेख मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख अगर पूछ लिया जाए आपसे कि किस भाग में है संविधान के, तो हम कहेंगे संविधान के भाग 5 में। देखो, संविधान के भाग 5 में हमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख मिलता है। और आर्टिकल कौन से रहेंगे? आर्टिकल रहेंगे हमारे 124 से 147 तक। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो हम कहेंगे 1935 के अधिनियम के द्वारा। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में हुई थी। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि किस भाग में सुप्रीम कोर्ट का हमें उल्लेख मिलता है, तो हम कहेंगे संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक हमें जो है क्या है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख मिलता है हमारे संविधान में। ठीक है। फिर बात आती है कि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अभी हमारे जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 33+1 यानी कि 33 अन्य न्यायाधीश था एक हमारे मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई। ठीक है। कौन है भाई हमारे सीजेआई? बताओ आप सभी। देखो, ठीक है, 33+1, तो ये हमारे क्या है, अन्य न्यायाधीश हैं। और ये हमारे क्या है, मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम सीजेआई का कहेंगे। कौन है वर्तमान में? सीजेआई चंद्रचूड़ जी है। ठीक है। अब देखो, ये जो इनकी नियुक्ति है ना, वर्तमान न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अगर पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? देखो, न्यायाधीश चाहे अन्य हो या मुख्य न्यायाधीश हो, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन संसद की किस पर? संसद की सलाह पर, हम कह सकते हैं कि परामर्श पर कह सकते हैं। ठीक है। इसमें कोलेजियम प्रणाली को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। अब कोलेजियम प्रणाली क्या है, तो देखो, अब अगर हमें किसी भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की अगर राष्ट्रपति जी को नियुक्ति करनी है, तो कोलेजियम प्रणाली में जितने भी न्यायाधीश होते हैं, 5 न्यायाधीश होते हैं, तो उनकी सलाह पर हम मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कोलेजियम प्रणाली। और ये कब आई थी? ये आई थी 1998 में। अब जो वर्तमान में जो कोलेजियम प्रणाली है, इसमें कितने मैंने आपको बताया है भी 5। ठीक है। तो 5 न्यायाधीश होते हैं। इससे पहले 1993 में जो हमारी फर्स्ट जो कोलेजियम प्रणाली थी वो आई थी 1993 में। इसमें कितने थे? देखो, इसमें कोलेजियम प्रणाली में जो न्यायाधीश होते थे वो 3 होते थे, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश। अब की जो कोलेजियम प्रणाली है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश हैं। तो ऐसे ये जो बेंच बैठती है, ये अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति जी को जो है परामर्श देती है या सलाह देती है। और उनके परामर्श पर ही हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करते हैं। और ये अगर पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ऐसा कौन से अनुच्छेद में कहा गया? तो हम कहेंगे 124(2) में कहा गया है। 124(2) में कहा गया। और 124 में क्या कहा गया है? तो 124 में कहा गया है कि हमारे भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, इतना कहा गया है। और 124(2) में कहा गया है इनकी जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, कैसे करेगा, किसकी सलाह पर करेगा। तो ये सब जो है नियुक्ति से रिलेटेड जो व्याख्या है वो इसमें दी गई है आर्टिकल 124 में। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1973 में क्या होता है। 1973 में एक ऐसा केस आता है। देखो, 1973 से पहले क्या था, 1950 से लेकर
1973 तक क्या होता है, ये जो प्रणाली मैं आपको बता रही हूँ ना कि जो मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ये बात है हमारी 1973 के बाद की। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले ये होता था कि जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होता था ना, कोई भी जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता था उसी को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता था। लेकिन 1973 में क्या होता है, देखो 1950 से लेकर 1972 तक बिल्कुल सही चल रही थी, ठीक है, ये प्रणाली बिल्कुल सही चल रही थी कि जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसी को सर्वोच्च न्यायालय का क्या मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन 1973 में क्या होता है कि M.N. रॉय जो है, कौन, M.N. रॉय, उनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय का। और दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इनसे वरिष्ठतम 3 और भी न्यायाधीश थे, यानी कि 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के ऊपर M.N. रॉय को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। यानी कि जो ये सिस्टम चल रहा था 1950 से 1972 तक, इसकी क्या हो जाती है, इसका उल्लंघन हो जाता है, इसका हनन हो जाता है 1973 में। क्योंकि अब तक रूल क्या था भाई, जो भी सबसे बड़ा होगा, जो वृद्ध होगा, जो बुजुर्ग होगा, जो वरिष्ठतम होगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया कि 3 बुजुर्ग बैठे हैं वहां पे और जो छोटे थे उनको क्या कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या नियुक्त कर दिया गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि इस प्रणाली का क्या हुआ, हनन हुआ, ठीक है। और दोबारा फिर ये कब हुआ, देखो ये 1973 की बात है, एक बार फिर होता है ये कब होता है, ये होता है 1977 में। देखो हनन कब होता है कि 1973 में M.N. रॉय को 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के ऊपर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। एक बार तो इस प्रणाली का हनन हुआ 1973 में, फिर कब होता है, फिर होता है ये दोबारा 1977 में। इसमें क्या होता है, इसमें जो एमवी बेग है ना, एमवी बेग, उनको भी, इनके साथ भी ऐसा ही होता है भाई कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं ना उनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाता, और जो एमवी बेग थे उनको वरिष्ठतम जो न्यायाधीश थे उनके ऊपर, वरिष्ठतम न्यायाधीशों के ऊपर क्या कर दिया जाता है, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारा कानून था, हमारे संविधान में जो लिखित प्रणाली थी, उसकी क्या होती है, उल्लंघन होता है उसका, और क्या होता है, उसका हनन होता है। तो उसके बाद से ये 93 के बाद से ये कॉलेजियम प्रणाली शुरू की गई थी। 1973 में नहीं आई थी, ये आई थी हमारी 1993 में। लेकिन 1973 से ऐसा होता है कि मतलब जो राष्ट्रपति है वही हमारे मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो देखो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए 3 योग्यताएं दी गई, पहली क्या है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी योग्यता क्या है, दूसरी योग्यता क्या है, कोई भी ऐसा न्यायाधीश जिसने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में 5 साल तक काम किया हो, तो ऐसे न्यायाधीश को भी जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तीसरी क्या है, तीसरी उपबंध ये है नियुक्ति से रिलेटेड कि कोई भी ऐसा न्यायाधीश जो राष्ट्रपति की नजर में सम्मानित है, उसके पद के लिए सम्मानित है, तो उसको भी जो है राष्ट्रपति संसद की सलाह पर क्या कर सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। तो ये 3 उपबंध दिए गए हैं, पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है कि या तो उसको सर्वोच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक उसने लगातार काम किया हो, या फिर अन्य उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक उसने काम किया हो, या फिर ऐसा हो कि भाई 2 वर्ष उसने सर्वोच्च न्यायालय में कर लिया और 7 वर्ष उसने अन्य उच्च न्यायालयों में कर लिया। अगर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तीसरा क्या था हमारा कि राष्ट्रपति की नजर में वो उसके पद के लिए सम्मानित हो, ठीक है। तो ये 3 उपबंध दिए गए हैं नियुक्ति से रिलेटेड, मतलब उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि शपथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको या अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको। तो शपथ हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं। देखो अब नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति भी तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं ना, तो शपथ कौन दिलाएगा, हमारे राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। ये नहीं है कि राष्ट्रपति सामने खड़े होकर कह रहे लो ये शपथ लो, ऐसा नहीं है। वो अपने मतलब अपने मन से किसी व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए, या तो राष्ट्रपति खुद दिलाएंगे, अदरवाइज ऐसा होगा कि वो अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को मतलब नियुक्त करेंगे और वो फिर मुख्य न्यायाधीश को और अन्य न्यायाधीशों को क्या करेगा, शपथ दिलाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो अगर हम बात करें शपथ की, तो राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने जो है मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीशों को क्या होता है भाई, शपथ लेनी होती है, ठीक है।
और ये मैंने सब आपको बता दिया है। फिर हम बात करते हैं कि वेतन एवं भत्तों की। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन और भत्ते या पेंशन या अवकाश या विशेषाधिकार इनसे जो रिलेटेड होते हैं, इनसे संबंधित जो निर्णय होते हैं तो उनको कौन देखता है? तो इनसे संबंधित जो भी निर्णय होंगे, अवकाश हुआ, पेंशन हुई या फिर विशेषाधिकार हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, तो उनका निर्धारण कौन करता है? तो उनका निर्धारण कौन करता है? हमारी संसद करती है। कौन करता है? हमारी संसद। लेकिन आपातकाल की अगर स्थिति है तो इनके जो वेतन भत्ते और पेंशन है उनको क्या किया जा सकता है? उनको कम भी किया जा सकता है आपातकाल की स्थिति में। इसलिए जो हमारी संसद है ना, समय समय पर इनके वेतन में क्या करती रहती है, मतलब बढ़ोतरी भी करती रहती है और कभी कभी कटौती भी कर देती है। ठीक है, तो इनको कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है हमारी संसद के द्वारा। इससे रिलेटेड जो भी निर्णय होते हैं तो वो इनका जो निर्धारण होता है वो कौन करता है? हमारी संसद करती है। ठीक है, फिर अगर हम देखें कि न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, तो इनका जो कार्यकाल होगा वो होगा 65 ईयर्स। अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो इनके जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल होगा 62 ईयर्स। ठीक है, तो ये देखिए आप, न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होगा? 65 ईयर्स होगा। और जो हमारे हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होगा? इनका होगा 62 ईयर्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इनके हटाने की प्रक्रिया को, कि इनको हटाया कैसे जा सकता है। तो अब सभी को पता होगा कि एक तो इनको महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। महाभियोग कैसे लगाया जाएगा? संसद में जो व्यक्ति है ना, 50 व्यक्तियों का कम से कम हमें क्या चाहिए? सहमति प्रस्ताव चाहिए। और उस प्रस्ताव को राज्यसभा में या लोकसभा में, राज्यसभा में सभापति को और लोकसभा में अध्यक्ष को उनके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है प्रस्ताव को 50 लोगों की सहमति के द्वारा। ठीक है, दूसरा क्या है? एक तो महाभियोग लगाकर हम हटा सकते हैं। दूसरा क्या है? कोई भी न्यायाधीश स्वयं त्याग पत्र दे सकता है, ये अपनी मर्जी से है। ठीक है, फिर है कि राष्ट्रपति द्वारा पद से मुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति पद से मुक्त कब कर सकते हैं? एक तो संसद में जब उनको लेकर प्रस्ताव चल रहा हो, ठीक है, महाभियोग का प्रस्ताव चल रहा हो, या फिर और जो महाभियोग का जो प्रस्ताव होता है ना, उस पर जो वोट चाहिए हमें 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है, और उसका आधार क्या होगा? मान लो किसी भी न्यायाधीश को हटाना है, तो ऐसा तो है नहीं मन में आया प्रस्ताव ला दिया, 50 बंदों ने सहमति दे दी और लो भाई हो गया, राज्यसभा या लोकसभा में दे दो उसको, प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आधार होना चाहिए। आधार क्या होना चाहिए? सिद्ध कदाचार, यानी कि कदाचार के आधार पर अगर हम प्रस्ताव ला रहे हैं तो जो कदाचार हमने उसको आधार बनाया है जिस कदाचार को, तो वो सिद्ध होना चाहिए, वो प्रूव होना चाहिए। ठीक है, कि इन्होंने ऐसा किया है, यानी कि कानून का उल्लंघन किया है या कुछ ऐसा। ठीक है, या फिर दुर्व्यवहार, अगर वो किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनको हटाया जा सकता है। वैसे आज तक किसी भी न्यायाधीश पर क्या है? महाभियोग नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में क्या है? वकालत नहीं कर सकते हैं। क्या? कि सर्वोच्च न्यायालय का अगर कोई भी न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश हुआ या अन्य न्यायाधीश हुआ, अगर वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय से, तो उसके बाद वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में क्या है? वकालत का काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की और अन्य न्यायाधीशों की बात हो रही है, अगर बात आ जाए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश, तो इन दोनों चीजों में फर्क है। देखो, मैंने कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल कितना हो? 65 ईयर्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, और आपको क्या है, मतलब कथन दे दिया जाए कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो सेवानिवृत्ति के बाद कभी या किसी भी वकालत में किसी भी क्या न्यायालय में वकालत का काम नहीं कर सकते। तो आपको ये नहीं है कि टिक लगा देना हाँ सही है, नहीं नहीं। हाई कोर्ट के जो वकील होते हैं ना, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, वो 3 ईयर तक, क्योंकि इनका कार्यकाल 62 हुआ ना, तो 3 ईयर तो इनके पास फिर भी बचे हैं, तो 3 साल तक क्या है, वो किसी अन्य न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। कौन? हाई कोर्ट के न्यायाधीश, क्योंकि इनका कार्यकाल 62 ईयर्स है और 3 ईयर्स इनके पास बचे हुए हैं, तो किसी भी न्यायालय में जो है वकालत का कार्य कर सकते हैं 3 ईयर्स तक। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 65 ईयर्स होता है, और इसके बाद वो सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में जो है वकालत का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
आपको ध्यान में रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों में कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। फिर अगर हम बात करें कि आर्टिकल 127 की, आर्टिकल 127 क्या कहता है कि कोरम पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। आर्टिकल 127 में कहा गया है कि कोरम पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तो तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखें, ठीक है। और कोरम क्या होता है, देखो कोरम, अगर मान लो कोई कार्यवाही चल रही है संसद में, संसद में क्या है, कोई कार्यवाही चल रही है और उसके लिए किसी बेंच को बैठना है, ठीक है। तो बेंच में हमें क्या चाहिए भाई, 5 न्यायाधीश तो होने चाहिए, कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। लेकिन अगर 5 न्यायाधीश हमारे पास है ही नहीं, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, देखो कोरम किसको कहेंगे, कोरम, कोरम कहेंगे हम 1/10, मतलब कि जो हमारे ये बेंच बैठनी है उसके लिए 1/10 न्यायाधीशों का होना बहुत ही जरूरी है। 1/10 हम कह सकते हैं कि 5 न्यायाधीशों का होना जरूरी है किसी भी बेंच के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास ये 5 न्यायाधीश नहीं है तो क्या होता है कि राष्ट्रपति अस्थायी तौर पर, ठीक है, अस्थायी तौर पर क्या करते हैं, मतलब जो वरिष्ठतम हम कह सकते हैं या फिर सीनियर मोस्ट जिनको हम कह सकते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं मुख्य न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, उनकी नियुक्ति करते हैं। लेकिन अस्थायी तौर पर करते हैं सिर्फ कोरम को पूरा करने के लिए, क्योंकि जो बेंच है ना, मतलब संसद की कार्यवाही शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बेंच तो पूरी चाहिए, 5 न्यायाधीश तो कम से कम चाहिए, लेकिन वो 5 न्यायाधीश हमारे पास है नहीं। अगर न्यायाधीश हमारे पास नहीं है तो बेंच का क्या मतलब हुआ, फिर तो बेंच पूरी नहीं हुई, और बेंच अगर पूरी नहीं हुई तो फिर संसद की कार्यवाही होगी कैसे शुरू, यानी कि संसद की कार्यवाही जो है रुक जाएगी। तो इसलिए इस सब को सुचारू रूप से करने के लिए हमें क्या चाहिए कि इस कोरम को पूरा करना पड़ेगा, यानी कि हमें 5 न्यायाधीश तो चाहिए ही चाहिए। वो हम कहाँ से लेके आएंगे, वो हम अस्थायी तौर पर क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। तो ये इसमें दिया गया है आर्टिकल 127 में। फिर अगर हम बात करें आर्टिकल 137 की, तो आर्टिकल 137 क्या कहता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है ना, उसके पास अपने निर्णय को पुनर्वालोकन करने की क्या शक्ति है, यानी अपने निर्णय को, अपने डिसीजन को रिव्यू करने की क्या शक्ति है। यानी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय ले लिया, फिर उनको रात में सोते टाइम ओ यार ये तो गलत कर दिया, ऐसा भी तो हो सकता था ना इसमें, है ना। तो या फिर मतलब किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो निर्णय है वो आपके पक्ष में नहीं गया, वो मतलब आपके खिलाफ चला गया है और ये गलत है, क्योंकि आप इस केस में बिल्कुल सही हैं, तो वो क्या है, वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर क्या करती है, रिव्यू करती है, यानी कि पुनर्विचार करती है। ये आर्टिकल 137 में ऐसा कहा गया है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आर्टिकल, एक हम चीज देते हैं कि ये जो पुनर्वालोकन है ना, जो रिव्यू की पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिव्यू की पावर है, ये हमने कहाँ से ली है, तो ये हमने ली है यूएसए से। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है घुमाकर क्वेश्चन कि जो रिव्यू की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो किन किन देशों में है, यानी किन किन देशों के सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू करने की, डिसीजन को रिव्यू करने की पावर है। तो सीधी सी बात है, हमारे पास तो है ही है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर हमने यूएसए से ली है तो इसका मतलब यूएसए के पास भी है, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के पास भी जो है ये पावर है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 142 की, आर्टिकल 142 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होती है। यानी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने किसी विधि को घोषित कर दिया, किसी कानून को बना दिया और उसका क्या कर दी, अनाउंसमेंट कर दी, तो सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी, यानी कि सभी को उसको मानना ही पड़ेगा। अब एक बात और है कि अब तक कितने 3 जजेस केस हो चुके हैं, तो अब तक सिर्फ 3 ही 3 जजेस केस हुए हैं, और फर्स्ट हमारा हुआ था 1982 में, और दूसरा हमारा हुआ था 1993 में, और थर्ड हमारा हुआ था 1998 में, ठीक है। 1993 में जो है ये कोलेजियम प्रणाली को अपनाया गया था हमारे संविधान में, हमारे जो संविधान है इसमें आई थी कोलेजियम प्रणाली 1993 में, कोलेजियम प्रणाली को अपनाया गया था 1993 के 3 जजेस केस के द्वारा। इसमें क्या था, इसमें 1+2 जजेस होते थे, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होते थे, बेंच के लिए, बेंच की बात हो रही है, एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 2 अन्य न्यायाधीश होते थे, ठीक है। 1998 की जो कोलेजियम प्रणाली थी उसमें क्या हुआ, 1+4 न्यायाधीशों की बेंच बना दी गई, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 4 क्या अन्य न्यायाधीश होंगे।
अब एक बात और अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो हमारे वर्तमान में जो न्यायाधीश है ना सुप्रीम कोर्ट में, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 33 + 1, यानी कि 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। ऐसा नहीं है कि शुरू में भी ऐसा ही था, शुरू में ऐसा नहीं है, समय के अनुसार क्या है, इनकी संख्या बढ़ाई गई है। तो अब ये जो संख्या हुई है ना 34, यानी 33 + 1, ये कब हुई है? ये 2019 में हुई है, ठीक है। 2019 से पहले 2018 तक क्या था हमारा? क्या था? 31 था, यानी कि 30 + 1, ये था हमारा 2019 तक। 2019 में क्या हुआ कि 31 से बढ़ाकर इसको 33 + 1 कर दिया गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आप सभी को पसंद आई है, अगर आपको मेरे द्वारा मतलब जो क्लास ली गई है वो अच्छी लगी है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।